नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी यूसीआई डिजिटल सरकारी नौकरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग वीडियो 2018 के लिए हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। क्रिया चैप्टर हमारा चल रहा है, काफ़ी कुछ चीज़ें उसके अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे क्रिया के भेदों में अकर्मक और सकर्मक क्रिया की। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से भली भांति ये चीज़ जानते होंगे कि इन पर आधारित कितने प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इन्हें पहचानने में आपको बड़ी समस्या होती है। तो हम आपको कुछ इस तरीके से समझा देंगे कि आज के बाद आप कोई भी कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे कि कौन सी वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, कहाँ पर सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए देखते हैं कि क्रिया के भेद। तो क्रिया के दो भेद होते हैं, ठीक है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। नाम से आप समझ रहे हैं, अकर्म और सकर्म। सकर्म यानी कि कर्म के साथ, जब सा उपसर्ग लग जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, साथ। बात आई ना समझ में। जैसे कहा जाए ना सपत्नी, सपत्नी का मतलब पत्नी के साथ। बात आ गई ना समझ में। ऐसे सकर्म कर्म के साथ, अकर्म कर्म के बिना। ठीक है ना ये चीज। अब कर्म हम आपको बता चुके थे कि कर्म और कर्ता, कर्ता क्या होता है, काम को करने वाला, काम को करने वाला। और कर्म कौन होता है, कर्ता द्वारा किए गए कार्य का जिस पर प्रभाव पड़े। ठीक है ना, वो कर्म हो गया। बात आई समझ में। तो अगर ऐसा कोई शब्द दिया हुआ है जिसमें यह दिखाई दे रहा है कि कर्ता के द्वारा किए गए काम का इस व्यक्ति पर, इस वस्तु पर, किसी चीज पर प्रभाव पड़ रहा है, तो वो कर्म हो जाएगा। और कर्ता के द्वारा किए गए काम का प्रभाव अगर कर्ता के ऊपर ही पड़े, भाई बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हम करते हैं उसका प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ता है। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हम करते हैं उसका प्रभाव अपने स्वयं के ऊपर पड़ता है। तो जब किए गए काम का प्रभाव स्वयं के ऊपर पड़ रहा हो तो वहां पर क्या होता है, कर्म है ही नहीं, यानी कि अकर्मक क्रिया है। और जब आपके द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर पड़ रहा हो तब वहां पर क्या है, कर्म उपस्थित है, यानी कि वहां पर क्या है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है ना, बात आई समझ में। अब चलिए, जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है और काम का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़ता है, कर्ता यानी कि काम करने वाले पर, कर्ता का मतलब क्या होता है, काम करने वाले पर। जैसे राम दौड़ता है, यहां पर क्रिया आई दौड़ता है। अब राम दौड़ रहा है मान लो, तो जब राम दौड़ रहा है तो इसका प्रतिफल किसे मिलेगा, किसी बगल वाले को तो मिलेगा नहीं। राम अगर दौड़ रहा है तो राम जिस उद्देश्य से दौड़ रहा है वो उद्देश्य राम का खुद ही होगा। ठीक है ना, राम दौड़ रहा है तो हांफेगा कौन, थकेगा कौन, राम थकेगा। अगर स्वास्थ्य को अच्छा रखने की दृष्टि से अगर दौड़ रहा है तो स्वास्थ्य किसका उत्तम होगा, राम का होगा। बात आई ना समझ में। यानी कि यहां पर इस वाक्य में क्रिया दौड़ने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, राम के ऊपर पड़ रहा है। और क्रिया कर भी राम ही रहा है, उसका प्रभाव भी राम के ही ऊपर पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर कर्म क्या है, अनुपस्थित है। कर्म यहां पर है ही नहीं, क्योंकि जो काम कर रहा है वो स्वयं के ऊपर प्रभावित कर रहा है, स्वयं को प्रभावित कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया अकर्मक क्रिया, राम दौड़ता है। इसी प्रकार से पक्षी उड़ते हैं, तो पक्षी उड़ रहे हैं, वे किसी और को प्रभावित थोड़ी कर रहे हैं, स्वयं उड़ रहे हैं, स्वयं ही थकेंगे, स्वयं ही कहीं बैठ जाएंगे जाके। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, अकर्मक क्रिया। मैं सोता हूं, मैं सोता हूं, इसका क्या मतलब हुआ, तो मैं सो रहा हूं, मेरा काम प्रभावित हो रहा है। हमारा अगर कोई काम पेंडिंग पड़ा तो वो बना रहेगा, हम आलसी होंगे अगर हम पड़े पड़े सो रहे हैं, किसी दूसरे के ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उस चीज का। तो क्या है, कोई अन्य व्यक्ति इससे प्रभावित नहीं हो रहा है, अर्थात यहां पर कर्म की प्रधानता नहीं है, कर्म की अनुपस्थिति है।
तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा, क्योंकि सोने का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ रहा, बाकी किसी के ऊपर नहीं पड़ रहा है। उम्मीद है इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, सकर्मक क्रिया पे हम आते हैं। कह रहा जिस वाक्य में कर्म होता है तथा काम का प्रभाव कर्ता के साथ साथ कर्म पर भी पड़ता है। कर्ता पर तो पड़ ही रहा, क्योंकि कर्ता तो काम कर रहा है, तो उसके ऊपर तो प्रभाव पड़ना ही पड़ना है, थोड़ा पड़े या ज्यादा पड़े। लेकिन उसके साथ कोई और भी अगर प्रभावित हो रहा है, तो जो और प्रभावित हो रहा है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कर्म। और जब कर्म उपस्थित है तो इसका मतलब वाक्य में कर्म उपस्थित है, यानी कि वहां पर कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। उदाहरणों के साथ हम देखते हैं। मंजुल आम खा रहा है। तो मंजुल तो खा ही रहा है, लेकिन क्या खा रहा है, आम खा रहा है। तो आम प्रभावित हो रहा है उससे कि नहीं हो रहा? मंजुल तो खा ही रहा है, मंजुल के ऊपर तो प्रभाव पड़ ही रहा है, उससे तो मजा आ ही रहा है आम खाने में। लेकिन आम के ऊपर भी तो प्रभाव पड़ रहा है, बात आई ना समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जिसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है वो हमारे सामने उपस्थित है, यानी कि कर्म हमारे सामने उपस्थित है। और जब कर्म हमारे सामने उपस्थित है तो इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, सकर्मक क्रिया होगी। बालिका निबंध लिख रही है। तो बालिका तो लिख ही रही है, लेकिन क्या लिख रही, निबंध लिख रही है। तो बालिका के लिखने से क्या प्रभावित हो रहा है, निबंध प्रभावित हो रहा है। यानी कि निबंध वो अच्छा भी हो सकता है, निबंध वो खराब भी हो सकता है, वो अपूर्ण भी रह सकता है, पूर्ण भी रह सकता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन निबंध तो लिखा जा रहा है। तो कर्म हमें मिल गया ना, निबंध। मैं वेतन पाता हूं, मैं वेतन पाता हूं, इसका क्या मतलब हुआ कि मैं, और प्रभावित क्या हो रहा, वेतन, क्योंकि वेतन हमारे पास आ रहा है। तो वेतन प्रभावित हो रहा है हमसे, और हम तो पा ही रहे, तो हमें तो मजा आ ही रहा है। लेकिन हम क्या पा रहे हैं, वेतन पा रहे हैं, तो वेतन हमसे प्रभावित हो रहा है। बात आ गई ना समझ में इतनी सी चीज कि व्याकरणिक दृष्टिकोण से अगर आपने देखा तो आप ये समझ गए कि अगर कर्ता के द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है और वो व्यक्ति और वस्तु सामने अगर हमें दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया को पहचानने का एक दूसरा और बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कि जो वाक्य आपके सामने लिखा है, कर्ता को आधार बनाकर उसे प्रश्नवाचक वाक्य में आप ढाल लें और उत्तर के रूप में उस वाक्य को रखें जो आपके सामने लिखा है। कैसे? मंजुल आम खा रहा है, तो कर्ता को आधार बनाया और हमने पूछा कि मंजुल क्या खा रहा है। जब हमने पूछा कि मंजुल क्या खा रहा है तो उत्तर निकल के आया आम। तो उत्तर अगर निकल के आ रहा है, इसका मतलब जो उत्तर निकल के आ रहा वही तो कर्म है। और कर्म अगर उत्तर नहीं निकाल पा रहे हैं हम, इसका मतलब हम उसमें कर्म को नहीं पहचान पा रहे हैं। बात आई ना समझ में? तो वहां पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी। लेकिन अगर उत्तर निकल आया कि मंजुल क्या खा रहा है, मंजुल आम खा रहा है, तो ये क्या हो गया, आम क्या हो गया, कर्म हो गया, जो कि हमें सामने दिख रहा है। और यहां पर क्या हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई। बालिका निबंध लिख रही, क्या लिख रही, निबंध लिख रही है बालिका। तो उत्तर हमें मिला निबंध के रूप में। मैं वेतन पाता हूं, मैं क्या पाता हूं, मैं वेतन पाता हूं। ठीक है ना, उत्तर निकल के आ रहा ना सामने, तो ये क्या हो गया, ये सब सकर्मक क्रियाएं हो जाएंगी। ठीक है ना। एक पॉइंट आपका लिखा है कि प्रेरणार्थक क्रियाएं भी सकर्मक क्रियाएं होती हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं हैं। क्यों? क्योंकि प्रेरणा से, हमारी प्रेरणा से कोई दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है, कर्ता की प्रेरणा से कर्म प्रभावित हो रहा है। ठीक है ना। राम ने मोहन से पत्र लिखवाया, तो प्रेरणार्थक क्रिया है ना, लिखवाया। लिखवाया का मतलब जरूर राम ने किसी से लिखवाया होगा। तो किससे लिखवाया, मोहन से लिखवाया। बात आ गई ना समझ में? तो यहां पर क्या है, ये भी सकर्मक क्रियाएं हैं। अब आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में कि कभी कभी हम दो कर्मों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। कभी कभी ऐसे वाक्य होते हैं जिनके उत्तर होते हैं लेकिन सम्मुख नहीं लिखे होते हैं। तो ऐसे प्रकार के वाक्यों में हम किस प्रकार से हम देखेंगे कि उन्हें हम क्या कहेंगे।
ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ अच्छी चीज़ों के साथ।